अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ है इस वक्त सुर्खियां। चना की फसल में बढ़वार अवस्था पर किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्य। सेम की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। सर्दी के मौसम में मछलियों एवं मछली तालाब की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी। हमारे प्रदेश में जिन कृषकों ने धान के बाद चने की फसल लगाई होगी वो अभी 25 से 30 दिन की होगी और वर्तमान अवस्था में फसल में कुछ कर्षण कार्यों को करना आवश्यक होता है, तभी फसल से अधिक उपज की प्राप्ति की जा सकती है। तो वो कौन से कृषि कार्य हैं, उन्हें विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी ये प्रस्तुति। दलहनी फसलों में चने का प्रमुख स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने चने की फसल लगा रखी होगी वह बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर होगी। यह अवस्था उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अतः इसमें समय समय पर की जाने वाली शस्य क्रियाओं जैसे खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन तथा पौध संरक्षण आदि को अमल में लाना आवश्यक होता है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज के रूप में उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, चने की फसल में वर्तमान में कौन कौन से समसामयिक प्रबंधन कार्यों को किया जाए जिससे कि आपको अत्यधिक उत्पादन की प्राप्ति हो सके, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए आइए मिलते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर HK सोनबीर से। तो अभी जैसे जो किसान भाई चना लगा चुके हैं उनका फसल लगभग 15 से 20 दिन हो चुका है, जैसे जैसी स्थिति है उसके हिसाब से। तो चने के फसल के बढ़वार को बनाए रखने के लिए और खरपतवारों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चने में 2 बार गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रथम गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद, जबकि दूसरी गुड़ाई जो है 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। गुड़ाई वैसे तो निंदानाशक उपयोग किया गया है, वहाँ पे एक गुड़ाई से ही काम चल जाता है, लगभग 25 से 30 दिन बाद गुड़ाई से काम चल जाता है। लेकिन जहाँ पर शुरू में निंदानाशक का उपयोग नहीं किया गया है वहाँ पर 2 गुड़ाई जरूरी हो जाता है, जिससे कि चना का उत्पादन अधिकतम प्राप्त किया जा सके। इसके बाद वर्तमान में जो अवस्थाएं हैं उस पर सबसे प्रमुख ध्यान देने वाली बात है सिंचाई। जहाँ पर किसान भाई सिंचित अवस्था में चना बोते हैं, पहली सिंचाई 35 से 40 दिन बाद करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई लगभग 65 से 70 दिन बाद करनी चाहिए। फिर भी यदि किसी किसान भाई के पास 2 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो तो वह लगभग 40 से 45 दिन के बीच एक सिंचाई जरूर करें। अधिक मात्रा में सिंचाई न दें। जिन किसानों के पास स्प्रिंकलर उपलब्ध है वह स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई कर सकते हैं। इस प्रकार सिंचाई व्यवस्था करने से खेतों में जल भराव नहीं होता है और इसके अतिरिक्त जो चने में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है वह है खुटाई।
सामान्य रूप से किसान भाई कुटाई नहीं करते हैं। कुटाई का मतलब होता है कि चने की ऊपरी पत्तियों को तोड़ना। इन पत्तियों को तोड़ने से चने में शाखाएं ज़्यादा आती है, जिससे कि फली की संख्या ज़्यादा बनती है और इस प्रकार जो तोड़ी गई पत्ती है इसका सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार प्रबंधन करने से चने का उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। अब आइए बात करते हैं फसल सुरक्षा की। तो चने की फसल में चने की इल्ली का प्रकोप बहुतायत में देखा जाता है। यदि आपकी फसल में चने की इल्ली का प्रकोप हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप ट्राइजोफॉस 36 ईसी की 600 मिलीलीटर मात्रा को 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। चने की फसल में उखटा रोग के कारण चने के पौधे सूखने लगते हैं। यदि समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल के उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। नियंत्रण हेतु सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। प्रकोप खेत में दिखाई दे तो मैंकोजेब नामक दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप चने की खेती करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपनी फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसानों ने इस समय सेम की फसल लगा रखी होगी उसमें अभी फूल व फलियां बन रही होंगी और इस अवस्था में कुछ समसामयिक प्रबंधनों को अमल में लाना बेहद जरूरी है। तो इन्हीं बिंदुओं की जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने सेम की फसल लगा रखी होगी वह वर्तमान में कहीं बढ़वार एवं कहीं पुष्पन एवं फलन की अवस्था पर होगी। यह अवस्था उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत संवेदनशील होती है। अतः हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपनी सेम की फसल में समय समय पर की जाने वाली शस्त्रक्रियाओं जैसे निराई गुड़ाई, आवश्यकता अनुसार सिंचाई, उर्वरक एवं पौध संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। लेकिन हमारे किसान भाई इन कार्यों पर लापरवाही करते हैं। फलस्वरूप खेत में खरपतवारों की अधिकता के साथ साथ कीट एवं व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जो कि आगे चलकर कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज का कारण बनते हैं। हमारे संवाददाता ने भ्रमण के दौरान ग्राम जरौद जिला रायपुर के कृषक हरीश बावरिया से संपर्क किया, जिन्होंने सेम की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि वे अपनी सेम की फसल का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। ये सेमी जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बीमारी आ गई, फोटोसेंसेशन वगैरह नहीं हो रहे, पीली पत्तियां हो गई है, तो जिसे फोटोसेंसेशन नहीं होने से इसमें उत्पादन का फर्क पड़ता है। फिर भी इसको फोटोसेंसेशन इसकी पत्तियों को हरा करने के लिए हमने इसमें लगातार जिंक बोरर वगैरह डालते गए। 045 1261 13045 0050 खाद हमने बाई ड्रिप के द्वारा चलाया और इससे कम से कम हाथ में तो बहुत कुछ आ गया। कुछ नए फ्रूट्स और कुछ नई ब्रांचेस आ रही है, वो ब्रांचेस हरे पत्ते की आ रही है। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में ये कुछ नई ब्रांचेस आ जाएगी और नई ब्रांचेस में वो बीमारी नहीं आएगी और टेम्परेचर अभी कंटिन्यू इसके अनुकूल है, उस वजह से इसमें ऐसा उत्पादन आना शुरू हो जाएगा।
मैनी ना आए, मैनी के लिए ही हमने अलग अलग दवाई चलाई और इसमें अलग अलग घोल चलाए। वायरस को हम रोक नहीं पा रहे थे और उसको नए बल्स फ्रूट्स की और नए पत्तियों की हम लोग राह देख रहे थे। वो मौसम के अनुकूल होते ही इसने अपने आप को नए झाड़ फिर से बना लिए हैं और ये आप देख रहे हैं कि इसमें फ्रूट्स है, नए नए फ्लावर्स है और नए फ्लावर्स की वजह से ये अब सब बढ़ते जा रहा है। इसमें ये देखिए, इसमें फ्रूट्स भी आना शुरू हो गया है। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभव को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। बीन्स ग्रुप की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। खेत में इस समय सेम की फल फूल आने की अवस्था है। जैसा कि सभी किसान भाई ये जानते हैं कि खरपतवार पौधों के लिए, फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। पोषक तत्वों को अपने आप पौधों से ग्रहण कर लेता है और मुख्य फसल को नुकसान पहुंचा करके उनकी उपज को प्रभावित करता है। इस प्रकार से किसान भाइयों को समय पर खरपतवार नियंत्रण खुरपी की सहायता से अवश्य कर देना चाहिए। इसी समय किसान भाइयों को ध्यान दे करके उनकी चूँकि फसल ये लता के रूप में फैलती है, इसलिए सहारा देने की व्यवस्था इसी समय कर देना चाहिए जिससे उनकी अच्छी वृद्धि हो सके। इस समय जबकि पौधे में फल तथा फूल बनने की अवस्था आने वाली हो, नमी की कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार फसल में सिंचाई करते रहना चाहिए। प्रायः ये देखा गया है कि सभी फूल जो फसल में बनते हैं उनसे सभी में अगर फली बन जाए तो किसानों को उत्पादन बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 15 से 20% फूलों में ही फल बनते हैं। फल का जो गिरना है उसे रोकने के लिए चाहिए 200 ppm का NaA तथा कैल्शियम क्लोराइड की 2% की मात्रा का अथवा बुझा हुआ चूना के पानी से छिड़काव करने से इसमें कम से कम प्रति हेक्टेयर की दर से 15 से 20% की उपज बढ़ जाती है। अब बात आती है फसल सुरक्षा की। उनमें प्रमुख रूप से येलो मोज़ेक ये बहुत ही हानिकारक रोग होता है तथा जब भी खेत में शुरुआत होती है, अगर शुरुआत में ही नियंत्रण इसका न किया गया तो ये पूरे खेत में फैलने की संभावना रहती है। इसका फैलाव सफ़ेद मक्खी अथवा कीट के द्वारा होता है। यह रस चूस करके दूसरे पौधों में फैलाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले कीट का भी नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए रोगोर या इमिडा 2 मिलीलीटर की मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। कम से कम 15 दिन के अंतराल पर इसका भी 2 छिड़काव करें, निश्चित रूप से इसका नियंत्रण हो जाता है। बात आती है माहू की। यह भी फूल बनने की अवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। पूरे पौधे में काले रंग के या हरे रंग के माहू पूरे उसमें फैलते हैं, बड़े तेज़ी से फैलते हैं। ये उसका रस चूस लेते हैं जिससे फूल गिर जाते हैं और फली बनने की जो स्थिति है वो बहुत कम हो जाती है, अतः उत्पादन प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण के लिए भी रोगोर अथवा डाईमेथोएट की 1 से 1.5 मिलीलीटर की मात्रा प्रति हेक्टेयर के छिड़काव करने से इसका पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है। अतः किसान भाई अगर समय समय पर अपना अच्छा प्रबंधन करते रहेंगे, अपनी फसल की देखरेख करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें 100 से 150 कुंटल तक उपज प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो जाएगी। आगे है कुछ और भी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। प्रदेश की हर खबर, राजनीति की हर हलचल, पक्ष और विपक्ष के टकराव, हर पल की खबर सबसे पहले, क्योंकि तेज और विश्वसनीय खबरें मतलब अपना MP इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
मछलियों की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए मछली तालाब का देखरेख प्रबंधन करना नितांत आवश्यक है, अन्यथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है। अतः इस समय मछलियों के तालाब में क्या देखरेख करने बेहद जरूरी है, इसलिए देखिए आगे की ये कड़ी। किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में जाड़े का मौसम शुरू हो गया है और ठंड तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से कृषि आधारित सह व्यवसायों पर ध्यान देना अति आवश्यक हो गया है। यदि इसके अंतर्गत हम मछली पालन की बात करें तो इस समय विशेष देखरेख एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मत्स्य तालाब में जाड़े में किए जाने वाले प्रबंधनों के अभाव के कारण तालाब में ऑक्सीजन की कमी एवं तापमान में गिरावट के कारण मछलियों द्वारा आहार का कम ग्रहण करना देखा जाता है। परिणाम स्वरूप मछलियों की वृद्धि विकास प्रभावित होती है। भारी संख्या में मछलियों का मरना देखा जाता है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे अधिकांश मत्स्य पालक इस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं और लापरवाहीवश शरद ऋतु के संस्तुत प्रबंधनों को समय पर नहीं करते हैं और मत्स्य पालकों को हानि का सामना करना पड़ता है। इस हानि से बचने के लिए मत्स्य तालाब में ठंड के समय में अपनाए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी के लिए हमने संपर्क किया है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर DV सिंह से। किसान भाइयों, सर्दी के दिनों में मत्स्य तालाब का प्रबंधन थोड़ा ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमुख तौर पर हमें अपने तालाब में लगभग 1.25 मीटर तक जल स्तर बनाए रखना आवश्यक है, जिससे हमारी मछलियों को कोई प्रतिकूल प्रभाव ठंडक की वजह से न पड़ने पाए। इसके साथ ही साथ तालाब के चारों किनारे पर जो भी बंधे पर लगी हुई घास फूस इत्यादि हैं, उनको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ताकि हमारे तालाब में जो भी हानिकारक जीव जंतु इस तरह के हैं जो वहाँ छाया लेते हैं, जो किनारे पर वास करते हैं, उनका सफाया हो सके। इसके साथ ही साथ जो वैज्ञानिक संस्तुति की गई है pH मान के आधार पर कि लगभग 300 किलोग्राम चूने का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए, उसकी जो हमने 12 किस्तों में जो विभक्त किया है, उसकी किस्त हमें सर्दियों के दिनों में जो भी होती है वो इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे हमारे तालाब का pH मान संतुलित रहे और हमारे तालाब में जो भी जीवाणु और विषाणु इत्यादि हैं उनका खात्मा हो सके। और समय समय पर तालाब में जाल चलाकर देखते रहना चाहिए। शरद ऋतु में विशेष तौर पर 15 दिनों पर एक बार जाल चलाना चाहिए, जिसमें हमें अपने मछलियों के स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारी मछलियों में किसी प्रकार के रोग विकार इत्यादि तो नहीं है। यदि हम हाथ में लेकर मछली को देखेंगे तो वो यदि किसी रोग से ग्रसित है तो हमें पता चल जाएगा। हमें 15 दिन में या 1 महीने में थोड़ा सा ताज़ा पानी अपने तालाब में डालना चाहिए और जो भी पुराना पानी है उसको लगभग 1/4 या इससे कम निकाल देना चाहिए और नए पानी का समावेश करते रहना चाहिए। साथ ही साथ ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमें अपने तालाब में या तो ऊंचाई से पानी डालते रहना चाहिए या ऑक्सीजन का एरिएटर जो होता है उसे प्रतिदिन 1 घंटे या 2 घंटे चलाते रहें तो हमारे तालाब में मछलियों की वृद्धि अच्छी होगी। शरद ऋतु में जो मत्स्य भोजन आप देते हैं उसके संदर्भ में जानकारी देना चाहूँगा। भोजन को शाम को भिगो करके सुबह उसका गोला बना लें, बॉल बना लें लगभग 100 ग्राम 200 ग्राम का, और किसी तालाब के किसी एक कोने पर एक मिट्टी के ट्रे में रखकर और प्रतिदिन एक निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर रखकर उनको भोजन कराएं। या इसके अतिरिक्त दूसरा डिमांड फीडिंग जो होती है, जिसमें हम एक बोरी में जो भी दाना हमें उस तालाब में डालना है उसे भर लेते हैं और एक गरम रॉड से बोरी में छेद कर देते हैं और उससे मछलियां आकर के भोजन प्राप्त करती रहती हैं। इस विधि से उतना ही भोजन मछलियां प्राप्त कर पाती हैं जितना उनको आवश्यकता होती है और भोजन हमारा कम बेकार जाता है।
ट्रे पद्धति से यदि हम भोजन करा रहे हैं तो ये हम सुनिश्चित कर लें, ट्रे उठा करके हम बाहर ला करके देख लें कि यदि ट्रे में भोजन बचा हुआ है तो हम दूसरे दिन से उसको सुखा करके ये देख लें कि मात्रा कितनी है। उतनी मात्रा दूसरे दिन से हम कम कर देते हैं, जिससे हमारे मछलियों का भोजन व्यर्थ न जाए। आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि मछलियाँ शरद ऋतु में भोजन कम करती हैं। अन्य मौसम में भोजन की मात्रा इनको ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है। शरद ऋतु में थोड़ी सी इनकी क्रियाविधि शिथिल होती है, इसलिए ये दाना कम खाती हैं, तो इन्हें कम दाना दें। इस तरह से किसान भाई यदि इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो सर्दियों में अच्छा मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तीतरी, जिला रतलाम के कृषक मनोज पाटीदार ने। यह लहसुन की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो मनोज पाटीदार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जहाँ तक बात करते हैं लहसुन की खेती की, तो लहसुन एक मसालेदार फसल है जिसका मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। इसकी वैसे तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में खेती होती है, लेकिन निवाड़ और मालवा प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। इसमें 3 प्रकार की खाद का उपयोग किया जाता है, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से नाइट्रोजन, स्फुर और पोटाश 3 मात्रा इसमें हमें देनी पड़ती है। इसमें से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो जब हम खेत की अंतिम जुताई करते हैं उसमें आधा नाइट्रोजन यानी 50 किलो नाइट्रोजन और पूरी मात्रा में स्फुर और पोटाश की मात्रा खेत में अंतिम जुताई करते समय खेत में आप मिला दें। साथ में जो हमारे पास आधी यानी 50 किलो जो हमारे पास नाइट्रोजन बची हुई है उसको हमें सिंचाई के समय इसमें हम यूरिया के रूप में नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं और उसके बाद हम पानी खेत में देते हैं। उस समय हमें ये नाइट्रोजन जो हमने बचा के रखी है उस समय देने से इसकी बढ़वार अच्छी होती है। इसके बाद आती है बात सिंचाई की। सिंचाई, पहली सिंचाई जो होती है वो तुरंत बाद हमको करनी है। जैसे ही लहसुन की बुआई होती है उसके तत्काल बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि अंकुरण पर्याप्त मात्रा में और अच्छा अंकुरण हो जाए। इसके बाद जो दूसरी सिंचाई होती है वो पहली सिंचाई के लगभग 25 से लेकर 30 दिनों बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब आती है बात खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण 2 विधि से किया जा सकता है। एक होता है रासायनिक विधि। अगर आप रासायनिक विधि से नियंत्रण करना चाहते हैं तो पेंडामिथिलिन नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये बुआई के तुरंत बाद हमको इस दवा का प्रयोग करना चाहिए और इसकी 2 से लेकर 3 लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के तुरंत बाद खेत में हम छिड़क देते हैं, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार से हमारा खेत लगभग 30 से लेकर 35 दिन तक मुक्त रहता है। इसके बाद जब फसल बड़ी अवस्था में रहता है, बाद की अवस्था में रहता है, तो जो खरपतवार खेत में निकलते हैं उसको खुरपी से या व्हील हो से आप बाद में निकलवा सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं रहेंगे। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कीट नियंत्रण की तो इसमें विशेष प्रकार के कोई ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप नहीं होता। इसमें एक रस चूसक कीट जो कि थ्रिप्स कहलाता है उसका प्रकोप फसलों पर दिखाई देता है। इसका आप देखेंगे इसके जो लक्षण रहते हैं वो पौधे में इसकी पत्तियों के ऊपर पत्तियां सूखी हुई पीली गोल गोल मुड़ी हुई दिखाई रहती हैं। ये कीट बहुत छोटा सा कोमल कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। किसान भाई, इस कीट के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा के रूप में इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव हम कर सकते हैं। दवा की मात्रा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से हमको खेत में छिड़काव करना है। अगर इसमें लगने वाले रोगों की बात करें तो इसका सबसे भयानक रोग है पर्पल ब्लाच अर्थात बैंगनी धब्बा। इस रोग की रोकथाम के लिए रिडोमिल MZ 0.15% का छिड़काव करने से रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।
रोग की अधिकता होने पर छिड़काव 10 दिन के बाद दोबारा दोहराना चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आप सही प्रकार से फसल की देखभाल करते हैं, सही मात्रा में खाद देते हैं, सही देखभाल करते हैं, तो इसे 1 हेक्टेयर में 80 से 120 कुंटल की पैदावार आपको लहसुन की खेती से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुनापुरा, जिला मुरैना के कृषक सतीश शर्मा ने। यह सरसों की फसल में लगने वाले रोगों के प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो सतीश शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, चंबल संभाग में सरसों की फसल बहुत तादाद में बोई जाती है और जो खेत निचले हैं जहां पानी भरता है या जो खेत जो है नहर के आसपास के खेत हैं जहां किसान भाई कभी कभी अनावश्यक पानी या ज़्यादा लग जाता है उनमें, तो ऐसे खेतों में यह पोलियो रोग बहुत तेजी से फैलता है और काफ़ी नुकसान करता है, काफ़ी हानि करता है। किसान भाइयों को सलाह है सरसों के खेतों में ज़्यादा पानी न लगाएं, बहुत हल्का पानी, और दिन में कोशिश करें जहां नहर के आसपास के खेत हैं वहां दिन में कोशिश करें कम पानी लगाएं। दूसरा, किसान भाइयों जो है इसके नियंत्रण के लिए आप जो है कार्बन डाइजिम नाम की दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। और छिड़काव का जो समय है आप जो है शाम के वक्त करें। पहला छिड़काव 45 दिन पर करें, दूसरा छिड़काव 55 दिन की फसल पर करें। 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल से करेंगे तो ये तना गलन, तना सड़न या पोलियो रोग जो आता है सरसों की फसल में, इसका आप आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख रोग है जो पत्ती धब्बा झुलसन रोग एक आता है, और इसके अलावा एक रोग आता है श्वेत किट, सफेद फफोला रोग के नाम से हम इसको जानते हैं। जो झुलसन रोग है यह रोग बादामी रंग के गोल गोल धब्बों से शुरुआत होती है, पत्ती पर शुरुआत होती है और धीरे धीरे यह रोग जब मौसम रोग के अनुकूल हो जाता है, यानी वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और तापमान गिर जाता है, ऐसी स्थिति में काफ़ी अधिक पत्तियों पर इसके धब्बे बनते हैं। श्वेत किट रोग में दही जैसे हल्के हल्के रोग के लक्षण पत्ती की निचली सतह से दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, आप खेतों का निरीक्षण करते रहें, पत्तों को पलट कर देखते रहें। अगर ये सफ़ेद रंग के धब्बे आपको पत्ती पर दिखाई दें तो आप जो है इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब दवा आती है, मार्केट में उपलब्ध है। मैनकोजेब दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 45 दिन की फसल पर पहला छिड़काव, और 55 दिन की फसल जब हो जाए तो दूसरा छिड़काव। रिडोमिल MZ नाम की एक दवा आती है, यह 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और खेत में छिड़काव करें। इस तरह से अगर आप सरसों की फसल में कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण करेंगे तो आपकी जो है फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, तेल की मात्रा भी उसमें बढ़ेगी और दाने की जो मोटाई है वो है, और दाने गोल बनेंगे तथा उनमें वजन बढ़ेगा और आपका उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्याओं और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadata@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।